तो आइए आज आप पढ़ेंगे जो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आप पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखिए ये DE का मतलब है, वैसे तो वो स्मॉल से लिखा जाता है। ये जैसे अपने यहाँ डॉक्टर करके लिखते हैं PhD डिग्री, तो वहाँ पर ये D फॉर डॉक्टर से है, PhD। तो इन्होंने एक आइडिया लेके चले, इनको एक नेचर से आइडिया आया। वो इनका एक एजम्पशन है कि जो नेचर है वो रेडिएशन और पार्टिकल से मिलकर बना है। क्या है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज मेड ऑफ पार्टिकल एंड रेडिएशन। ये एक इनका एजम्पशन है, ये एजम्पशन है, एक आइडिया है इनके पास। इसके आधार पर इन्होंने आगे अपनी बात बढ़ाई है कि यूनिवर्स जो है वो पार्टिकल और रेडिएशन से मिलकर के बनता। और दूसरा क्या है कि नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर को सिमेट्री बहुत प्यारी है। सिमेट्री का मतलब कोई भी चीज़ हो जो वेल डिफाइंड वे में अरेंज हो। वेल डिफाइंड वे में जब कोई चीज़ अरेंज होती है तो उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। इस तरीके से ये जो दो चीज़ें हैं वो उनके दिमाग में आई, और जब ये बात आई कि पार्टिकल और रेडिएशन से बना है यूनिवर्स और नेचर लव्स सिमेट्री, इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल और रेडिएशंस ये दोनों सिमेट्रिकल हैं। इट मीन्स particle and radiations are symmetrical। इस आधार पर उन्होंने ये सोचा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आधार पर ये सोचा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पहले पार्टिकल का भी नेचर है और वेव का भी नेचर है, तो उस आधार पर उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई मूविंग मटेरियल पार्टिकल है तो उसमें भी वेव की नेचर होनी चाहिए। और इस हाइपोथेसिस को उन्होंने, क्या है इनकी हाइपोथेसिस, इनकी जो हाइपोथेसिस है कि लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मटेरियल पार्टिकल, मूविंग मटेरियल पार्टिकल particle is associated with a wave, मतलब मूविंग मटेरियल पार्टिकल जो है जिसमें मास है पार्टिकल में, उसमें भी एक वेव एसोसिएट होती है।
और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो उन्होंने आइडिया लिया, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब इसकी वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे? वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मैटर वेव जिसे कहते हैं, मैटर वेव्स, ये इन्होंने फाइंड किया। कैसे? देखिए E = होता है mc², ये किसका फार्मूला है? आइंस्टीन्स फार्मूला है, आइंस्टीन्स फार्मूला है ये, आइंस्टीन का एनर्जी मास से रिलेटेड फार्मूला E = mc। और आपने E = क्या पढ़ रखा है? h न्यू, और न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? hc/λ। ये किसने बताया है? ये प्लांक्स फार्मूला, ये प्लांक्स फार्मूला। इन्होंने एनर्जी को कोई भी मास यदि लॉस होता है और वो वेलोसिटी ऑफ c से मूव कर रहा है, तो उससे इतनी एनर्जी बनेगी E = mc। ठीक है, या हम कहें कि मास मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ c से, तो उसमें एनर्जी जो एसोसिएटेड होगी वो ये होगी। ये आइंस्टीन कॉन्सेप्ट और ये प्लांक्स का कॉन्सेप्ट। तो दोनों को अगर इक्वल कर दें, हम इन दोनों टर्म्स को इक्वल कर दें, तो क्या आ जाएगा? mc² = hc/λ। c से c कैंसिल हो गया, तो लैम्डा = क्या बन गया? h/mc बन गया। mc क्या है? mc जो है वो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ फोटोन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फोटोन है। ये किसके लिए है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए है, EM वेव्स के लिए है ये। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई मटेरियल पार्टिकल m वेलोसिटी से, ये लैम्डा है mc, और इसको हम h/p भी लिख सकते, h/p, where p = mc। ये किसके लिए है? EM वेव्स के लिए। अब इसके आगे उन्होंने, उनका इंटरेस्ट मटेरियल पार्टिकल की वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तो उन्होंने मटेरियल पार्टिकल के लिए ये कहा कि कोई अगर m मास का मटेरियल पार्टिकल है, इफ ए मटेरियल पार्टिकल में हाई वेलोसिटी से मूव करने वाले क्या क्या समझेंगे आप? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इस तरीके का आप समझेंगे। और अन्य मटेरियल पार्टिकल जैसे कोई पत्थर है, कोई, अब आप कह दे कार भी मूव कर रही है, तो सब में वेव एसोसिएटेड, बट वेव की वेवलेंथ जो है वो डिफर करेगी। तो हमारा इंटरेस्ट इनसे है। तो इफ ए मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? p = mv। तो इसी फार्मूले से हम इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा = h/mv, c की जगह हमने क्या रख दिया? v, और इसी को हम लिख देंगे h/p। ओके, तो ये हमारा जो है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स हो गई, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ये इन्होंने फाइंड आउट किया, डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने, मैटर वेव्स। ओके, तो इससे हम
इसका वेवलेंथ फाइंड करेंगे, जो वेव एसोसिएट हो रही है मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m विद वेलोसिटी v। तो ये फार्मूला। अब देखिए, अगर इसमें हम थोड़ा डिस्कशन करें तो और अच्छा होगा, डिस्कशन कर लें। अब देखिए, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि मटेरियल पार्टिकल का मास जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। ओके, तो अब जैसे मान लीजिए हम कार की बात करें कि कार मूव कर रही है, तो कार का मास बहुत ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल वेवलेंथ। देखिए, वेवलेंथ स्मॉल होगी तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरीके से, बड़ा वेवलेंथ होगा तो इस तरीके से, ये एक वेवलेंथ हुआ इस वेव का, और इस वेव का यहाँ पर आप देखिए ये एक वेवलेंथ इतना हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो वेवलेंथ छोटा होगा या बड़ा होगा, मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा, छोटा। तो ऑलमोस्ट आपको लीनियर में वो चलती चीज़ दिखेगी, वेव एसोसिएट होती नहीं दिखेगी। फैन जब मूव करता है तो आपको अलग अलग पंखुड़ियाँ दिखती हैं, नहीं दिखती। क्या दिखता है, एक हो जाता है। इसी तरीके से ये देखिए, सेकंड, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, क्योंकि h आप जानते हैं h क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक्स कांस्टेंट काफ़ी दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, 6.6 × 10⁻34 JS जूल सेकेंड। ओके, तो ये वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतना ही कम होगा। वेलोसिटी अगर कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, तब वेव इस प्रकार की होगी वेवलेंथ। ये बिग वेवलेंथ है, बिग, और ये क्या है, स्मॉल वेवलेंथ। इससे आप कंपेयर करते चलेंगे स्मॉल और बिग। तीसरा देखिए, अगर हम मोमेंटम के टर्म में बात करें तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि अगर लीनियर मोमेंटम उस पार्टिकल का, लीनियर मोमेंटम में दोनों चीज़ें हैं, अधिक है तो वेवलेंथ स्मॉल है, ये कम है तो वेवलेंथ बिग है, बड़ी है, ग्रेटर है, इंक्रीज कर रही है। तो ये इसके कंक्लूजन्स। ओके, आइए हम एक पार्टिकल लेके चलते हैं जो कि आपके कोर्स में है, और जिसके लिए इन्होंने डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन भी किया है कि वो वेवलेंथ कितनी एसोसिएट होगी। तो वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन मूव कब करता है, एक्सेलरेटिंग कर रहा है। मूविंग का मतलब क्या कर रहा है, एक्सेलरेटिंग। इसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v। अब ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या, आइए इसको समझ लिया जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये पॉजिटिव पोटेंशियल हमने इस प्लेट में दिया और इससे इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन के 4 तरीके, थर्मियोनिक इमिशन। देखिए, इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है, इलेक्ट्रॉन इमिशन आपने अभी एक तरीके का पढ़ा है, वो कौन सा पढ़ा है, वो पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। एक तो पढ़ा आपने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये आपका पढ़ा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है।
इसमें क्या होता है कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल में क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। पहले हम ये बता दें, देखिए जैसे मान लीजिए V वोल्टेज लगाया, तो इसका मतलब इसके इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में V वोल्टेज है, तो जब इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल V है, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसमें एक्सेलरेशन होगा। अब फोर्स ऑफ कितना लगेगा, फोर्स कितना लगता है, EV। देखिए फोर्स लगता है E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लीजिए इसमें पोटेंशियल V है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस E है, तो ये हो जाएगा EV/d, तो इतना फोर्स लगेगा। अब अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो A क्या होता है, F/m, F की वैल्यू रख दीजिए तो EV/m/d। ये एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन का मतलब इसकी वेलोसिटी निरंतर बढ़ती चली जाएगी कंटिन्यूअसली, ओके। तो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन में दिया गया है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। और कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा है, V से कर रहा है। तो हम आपको बता रहे थे, तो फोटो इलेक्ट्रिक है, एक पहले पढ़ाया जाता था और भी बीच बीच में मिलता रहेगा, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम लाइट डाल रहे हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर, तो वहाँ पर इसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। और कैसे हीट करते हैं, जैसे ये हमारा फिलामेंट है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, तो इसमें एक छोटी सी बैटरी लगा देते हैं, मतलब 2 पॉइंट समथिंग की अराउंड 2 वोल्ट लगा देते हैं, 2 वोल्ट। तो ये गर्म होकर के इससे क्या निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसको बोलते थर्मियोनिक इमिशन। एक होता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, फील्ड में क्या होता है, फील्ड में इसमें फील्ड इमिशन में ये देखिए, अगर हम लाइट ना डालें और वोल्टेज यहाँ बढ़ाते चले जाएं, तो ये अपने आप इससे निकल आएंगे अंदर से, क्योंकि इतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है कि ये बिना लाइट डाले ही इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। इसको बोलते फील्ड इमिशन। क्यों, फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे, D कम है, स्पेसिंग दोनों की, तो फील्ड बहुत ज़्यादा होगी, तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं फील्ड इमिशन। एक होता है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन होता है, सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन बीम जो है फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे हम इलेक्ट्रॉन बीम डालते, तो उससे के कोलिजन से एक इलेक्ट्रॉन और निकल आएगा, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी इमिशन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ने कोलाइड किया दूसरे इलेक्ट्रॉन पे, तो वो बाहर आ गया, ओके। तो ये 4 प्रकार के इमिशंस होते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन में। तो आइए चलिए इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv², अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेलोसिटी v है, और आपने v वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, EV। ये याद रखिए, v वोल्ट से अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी EV होगी, ओके। तो ये 12 mv। तो अगर हम इन दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये m² v² = MEV। और ये 2 उठा के यहाँ रख लें, कोई प्रॉब्लम, मतलब मल्टीप्लाई बाई स्मॉल m। m क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी है उसकी, इस वेलोसिटी से वो एक्सेलरेट कर रहा। ओके, तो mv क्या हो जाएगा, mv अंडर रूट 2mev ये हो जाएगा। ओके, तो यही p हो गए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आ गई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये हो जाएगी लैम्डा इक्वल टू h अपान mv, और इसकी वैल्यू हमने रख दिया h अपान अंडर रूट 2me, और अंडर रूट v को अलग कर लिया, ये मल्टीप्लाई में है तो अलग कर सकते। तो ये जो h अपान अंडर रूट 2me है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है। तो h अपान अंडर रूट 2me, h देखिए प्लांक्स कांस्टेंट है, क्या वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 J/s, अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 31 और E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये केजी में है और ये कूलाम है। तो सब MKS हैं, और इसलिए यहाँ पर आ जाएगा, एक तो ये कई बार ऐसे करके लोग लिख लेते हैं, ये मतलब अंडर रूट 150, और यहाँ पर अंडर रूट v है ही ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट v, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/50v हो गया। ओके, और इसका अगर आप लेंगे क्या अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 12.27 इंटू 10 की पावर माइनस क्या आ जाएगा 10 अपान अंडर रूट v। तो यहाँ पर अंडर रूट में कितना चला जाएगा 150 इंटू माइनस बोलो 20 हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि 150 का कितना हो गया अंडर रूट 12.27 हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 12.27, और इसकी जगह क्या लिख लिया एंगस्ट्रॉम अपान अंडर रूट v, ये आ गया। ये किसके लिए है, वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कैपिटल V। ओके, V क्या है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, तो ये हमारा ये फार्मूला निकला। ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है, सबके लिए नहीं है, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए इनफैक्ट निकाला है। यदि आपको किसी और पार्टिकल के लिए निकालना है तो आप यहाँ से चलेंगे। ओके, ये मेन है, ये मेन, ये फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली है। यहाँ पर आप जो है यहाँ से आप चलेंगे तो उसी पार्टिकल का आपको मास रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मास इलेक्ट्रॉन का रख चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली के लिए है, और जो इन्होंने डी ब्रॉगली ने निकाला भी है तो वो इसी के लिए निकाला है इलेक्ट्रॉन। तो आपको 12.27 एंगस्ट्रॉम अंडर रूट v ये याद रखना पड़ेगा। ओके, तो आइए अब इसके बाद हम लोग चलेंगे तो हम लोग अब आगे देखते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये बहुत बड़ी खोज थी भाई, बहुत बड़ी, और इसको किसने किया, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, और वैज्ञानिक डेविसन भी हैं और जर्मर भी हैं, इनके इनिशियल नेम्स अलग हैं, बट ये एक्सपेरिमेंट जो है डीजी एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। डीजी एक्सपेरिमेंट
डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, और इसमें साथ में जीपी थॉमसन, जो जे थॉमसन का नाम सुना होगा, ये उनके लड़के, और ये भी अपना रिसर्च में लगे रहे और बाद में इन्होंने इनकी बात को इन्होंने कंफर्म भी किया। बात क्या थी? बात ये थी कि एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ये डिफ्रैक्शन नेचर है, इलेक्ट्रॉन से जो वेव एसोसिएट होती है, उस वेव में जो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व हो रहा है, उसकी डिस्कवरी इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुई। ओके, और इसके लिए बाद में 1937 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला। अब आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन किया। देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर फॉर्म में वैक्यूम चैम्बर है। कहीं भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, मैटर से निकल के बाहर आकर के वो मूव करेगा, तो उसके लिए आपको वैक्यूम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं लेंगे तो फिर वो एयर मॉलिक्यूल से टकराएगा और फिर वो उसकी एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये वैक्यूम चैम्बर है, ये देखिए लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था थर्मियोनिक इमिशन, तो देखिए ये फिलामेंट लगा हुआ है, ये फिलामेंट है। इसको ये देखिए छोटी सी बैटरी लगी हुई है यहाँ पे 4 वोल्ट के आसपास की, तो ये हीट हो रहा है। ये इसका कैथोड लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल इसको मिल रहा है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो एक्सेलरेट किया। ओके, आगे आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गन के लिए लगाया गया है कि जब एक्सेलरेट करेगा तो ऐसा ना हो इधर उधर भाग जाए। तो उसके लिए जो है ये एक डिवाइस लगा रखा है कि इलेक्ट्रॉन कन्फाइन ही रहे, मतलब उसी के अंदर रहे और एक बीम फॉर्म में यहाँ से निकले। तो देखिए एक बीम फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ये क्रिस्टल जो है निकल क्रिस्टल है। निकल आप जानते हैं, निकल तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, Na। ये निकल क्रिस्टल, ये चौकोर सा, इस पर जब ये बीम स्ट्राइक करती है तो ये फाई जो आप देख रहे हैं, ये फाई जो है ग्लांसिंग एंगल है। ग्लांसिंग एंगल का मतलब होता है, ग्लांसिंग एंगल मतलब जिस एंगल पर वो सरफेस से जिस एंगल पर वो इंसिडेंट हो रही है। ये देखिए निकल का सरफेस है, उसके कितने एंगल पर ये इंसिडेंट हो रही है? फाई। ओके, और ये देखिए इलेक्ट्रॉन बीम का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, और इससे जब ये स्कैटर होती है निकल के जो एटम्स से ये स्कैटर हो रही है, तो स्कैटर्ड वेव इस डायरेक्शन में मिल रही है। इस डायरेक्शन में आप देखिए कि इसको हम एक सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल पर ये डिटेक्टर लगा हुआ है आपका, ये डिटेक्टर लगा हुआ है। डिटेक्टर से हम डिटेक्ट करते हैं इसकी लाइट को कि हमें किस एंगल पर इसको हम मूव कराते हैं। डिटेक्टर को इस स्केल पर मूव कराते हैं, और स्केल से हमें क्या मेजरमेंट हो रहा है? एंगल मेजरमेंट हो रहा है, किस एंगल पर हम लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हर एंगल पर जो है अलग अलग जो है लाइट की इंटेंसिटी मिल रही है। लाइट की इंटेंसिटी जो है वो अलग अलग मिल रही है। तो क्या किया उन्होंने कि पहला काम ये किया कि एक वोल्टेज लिया 44 वोल्टेज, मतलब जिस पर ये इलेक्ट्रॉन्स आराम से निकल सके। ऐसा नहीं कि ये कोई फिक्स वोल्टेज है, मैं इतना वोल्टेज लिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स आराम से निकल सके और इस पर स्ट्राइक करके हमको ये ऑब्जर्वेशन मिल सके। तो 44 वोल्ट पर उन्होंने इसको डिटेक्टर को सर्कुलर स्केल पर रोटेट करा के देखा, और ये देखा कि हमें इंटेंसिटी जो है कब अधिक मिलती है। तो हमें इंटेंसिटी मिली, ये देखिए लाइट की ये एंगल, यहाँ पर ये एंगल है, डिफरेंट एंगल्स पे लिया है, तो ये दिखाया गया थीटा एंगल पर अगर हमने लिया तो हमको
ये इंटेंसिटी का पीक ये मिला, ओके, लाइट की इंटेंसिटी का। अब आप कहेंगे कि साहब लाइट कहाँ से आ गई यहाँ पर, ये लाइट कहाँ से आ गई? तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है जब किसी सेंसिटिव मटेरियल से कोलाइड करता है, टकराता है, तो उससे लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे आप देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो टीवी में क्या होता है, टीवी में भी तो इसी तरीके का लगा रहता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और वो जब स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं तो आपको क्या दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है, ओके। जिंक सल्फाइड का जो वो होता है, कोटिंग होती है, उस पर जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो उससे लाइट इमिट होती है, तो वो लाइट दिखती है, ओके। तो इस तरीके से ये आपका जो है अलग हर वोल्टेज के लिए अलग अलग एंगल पर जो है देखा गया, तो जो मैक्सिमम पीक मिली अलग अलग एंगल्स पर वो ये मिली 44 वोल्ट में। 48 वोल्ट पर फिर उसी को एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, 44 वोल्ट यहाँ फिक्स करके और यहाँ फिर रोटेट करा के अलग अलग एंगल पे देखा गया, तो हमको ये पीक मिल गई। लेकिन 54 वोल्ट पर जब उन्होंने देखा, मतलब 54 वोल्ट यहाँ फिक्स करके जब रोटेट करके देखा, तो मैक्सिमम पीक ये मिली। ये कैसी पीक है, ये मैक्सिमम पीक है, इससे बड़ी पीक उनको नहीं मिली, मैक्सिमम पीक मिली, और 64 वोल्ट पर फिर घट गई। तो इससे ये पता चलता है जो डिफ्रैक्शन नेचर होता है, डिफ्रैक्शन में आप देखते हैं एक मैक्सिमा मिलता है, इंटेंसिटी मैक्सिमा, और इसके बाद फिर जो होते हैं फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, वो बहुत कम इंटेंसिटी के होते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि मैं अगर आपको दिखा दूं तो ये इस टाइप का ये मैक्सिमा मिलता है, इस टाइप का ये इधर, ये इस टाइप का होता है। तो ये पीक जो है मैक्सिमम मिली हमको किस वोल्ट पर, 54 वोल्ट पर मिली, 54 वोल्ट पर मिली। और स्कैटरिंग एंगल कितना था, 50 डिग्री मिला। ये थीटा कितना मिला हमें, 50 डिग्री पर मिला। तो थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा स्कैटरिंग एंगल है, स्कैटरिंग एंगल। और स्कैटरिंग एंगल होता क्या है, स्कैटरिंग एंगल जो है वो इंसिडेंट और स्कैटर्ड बीम के बीच का एंगल थीटा है। फाई देखिए इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है फाई। मतलब इसको ऐसा सेट किया गया है कि ये दोनों साइड बराबर आपको मिलेगा। इसकी पोजीशन इस तरीके से, इसकी जो ये इंक्लिनेशन है निकल का, क्रिस्टल का, इस प्रकार से रखा गया है। तो अगर आप देखें तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितने एंगल होगा, 180। तो इसमें जो है 2 फाई इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी मिली है, ये इस केस के लिए कैलकुलेट हो रहा है, ये देखिए इस केस के लिए। तो 180 डिग्री माइनस थीटा है 50, तो ये कितना हो गया, 130 डिग्री। तो फाई कितना आ गया, 130 डिग्री अपान 2 इक्वल टू 65 डिग्री। यानी 60, हम दूसरी बार हमें जो है 54 वोल्ट पर जो है वो 50 डिग्री पर मैक्सिमा मिल रहा है, ओके। या हम कहें ग्लांसिंग एंगल 65 डिग्री पर मैक्सिमा मिल रहा है। दोनों मतलब बातें एक है, जैसे एक्टिव है पैसिव है, बात एक ही कहते हैं, दोनों अलग अलग ढंग से कहते हैं। तो ये है, तो फाई हमारा जो है वो 65 डिग्री है यहाँ पर। और थीटा कितना है, थीटा हमारा जो है वो 50 डिग्री है। थीटा देखिए 50 डिग्री पर मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्स ये। और फाई के हिसाब से बात करें तो फाई कितना है, 65 डिग्री, ओके। फाई ग्लांसिंग एंगल है और थीटा स्कैटरिंग एंगल है। अब आइए कंक्लूजन की बात करें हम। ये तो हमारा रहा एक्सपेरिमेंटल, और अब इन सबसे मतलब ख़त्म हो गया, आपने देख लिया ये। अब आइए थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की। तो जब इस स्कैटरिंग प्रूफ हो गई है, तो अब उसमें इसका मतलब ये है कि ये वेव नेचर है, इसमें क्या है, वेव नेचर है।
तो इसका मतलब क्या, कंक्लूजन क्या निकला, देखिए कंक्लूजन मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर associated with wavelength लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट वी, ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें हम 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट या 54 रख दिया, तो आंसर जो हमें मिला 0.16 कर लीजिए या 7 कर लीजिए, लंबा सा निकलता है तो कुछ लोग 6 को 7 कर लेते हैं, ठीक है, कोई खास बात। 0.166 एंगस्ट्रॉम मान लीजिए, ये लैम्डा हमको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट। अब जरा देखिए, अब एक ब्रैग्स लॉ है, ब्रैग्स लॉ क्या कहता है, फॉर मैक्सिमा ये इस प्रकार का होता है कि जैसे ये है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन स्पेसिंग होती है, ये d, तो ये होता 2d साइन फाई इज इक्वल टू एल लैम्डा। तो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा करें, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा n इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन फाई। और d जो है निकिल के लिए, ये देखिए d है, d निकिल के लिए होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है, तो 2 इंटू 0.91 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन फाई। यहाँ पर फाई जो है वो ग्लांसिंग एंगल है, ये देखिए ये है फाई, तो फाई कितना लेंगे यहाँ पर 65 डिग्री, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 165 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो देखिए ये आपकी जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ये थ्योरेटिकल वैल्यू, ये दोनों क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं, ओके। देखिए जो ये 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट 54 है, इससे आंसर हमारा आ रहा है 1.66 एंगस्ट्रॉम। और जब हम ब्रैग्स लॉ से कैलकुलेशन करते हैं तो ब्रैग्स लॉ में डिफ्रैक्शन का फार्मूला होता है 2d साइन फाई इज इक्वल टू एल लैम्डा, फाई ग्लांसिंग एंगल है, और ये जो है आप देख रहे हैं d जो है ये एटम्स जो होते हैं इनके बीच की स्पेसिंग होती है d, तो ये साइन फाई है, तो 2d का मान होता है निकल क्रिस्टल के लिए 0.91 एंगस्ट्रॉम, तो और फाई आप 65 डिग्री रखेंगे तो ये 1.65 एंगस्ट्रॉम आता है। और इस तरीके से दोनों वैल्यू अगर आप देखेंगे तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों अच्छा गुड एग्रीमेंट है इनके बीच में, यानी वेल मैच कर रही हैं, इसलिए हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है यानी कि डीजी एक्सपेरिमेंट है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल है। तो अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आइडिया आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का दे दें। एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वैसे पहले आपको हमने बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 5000 टाइम्स ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से वो क्या है, हाईली रिजॉल्विंग पावर उसकी जो है वो है 5000 टाइम्स। ऐसा क्यों होता है, आपको हमने शायद पिछले वीडियो में इसको बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है नियरली कितनी आपने अभी देखा 1 एंगस्ट्रॉम,
और लाइट की कितनी होती है एवरेज लाइट की कितनी होती है लैम्डा 5000। तो आप जानते हैं रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है लैम्डा। तो आरपी फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपॉन आरपी फॉर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इस तरीके से करेंगे तो ये 5000 टाइम्स 1 एंगस्ट्रॉम आ जाए। तो आरपी रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 5000 टाइम्स क्या हो जाएगा आरपी ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल का मतलब है जिसमें हम लाइट यूज करते हैं। लाइट का मतलब यहाँ पर क्या है विबग्योर से है, और विबग्योर में आप जानते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम 2 कहाँ तक होता है 7 तक होता है, और इसका एवरेज एंगस्ट्रॉम 5000 लिया जाता है। ओके, तो अब ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ये यूनिट भी है, ये चैप्टर भी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आइए देखते हैं इसी यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसके पहले भी कुछ न्यूमेरिकल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किए हैं और ये फोटॉन से संबंधित हैं। देखिए आपने कहा कि लाइट में फोटॉन्स होते हैं, तो जो फोटॉन्स होते हैं तो अब मान लीजिए कोई बल्ब है, बल्ब 100 वाट का है, तो उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इमिट कर रहे हैं पर सेकेंड। ओके, तो इस टाइप से लाइट में हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है या इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। तो आइए सबसे पहले हम ये आपके सामने न्यूमेरिकल दिए हुए हैं और इनको करने के लिए सबसे पहले हम कुछ फार्मूले समझ लें। तो आइए देखिए फार्मूले देख लेते हैं। फोटॉन की देखिए सबको पता है कि फोटॉन एनर्जी कितनी होती है। फोटॉन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और इसी को हम लोग क्या लिख लेते हैं एच सी अपॉन लैम्डा लिख लेते हैं। ओके, एक टर्म होता है इसका, आप देखें E इज इक्वल टू एक फार्मूला क्या होता है वो mc² होता है। E इज इक्वल टू mc², और जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है P इज इक्वल टू mc होता है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करके देखें तो हमें क्या मिलता है, देखिए हमें मिलता है यहाँ ऊपर केवल c मिलेगा, इसका मतलब E अपान P इज इक्वल टू C, ठीक है ना। तो यह हम कहेंगे कि जो लीनियर मोमेंटम है P इज इक्वल टू क्या फार्मूला निकल आया E अपान C। तो P के देखिए कितने फार्मूले होते हैं, एक तो आपने E अपान C, सबसे ज़्यादा लड़के इसी में दिक्कत करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एनर्जी दिया है तो एनर्जी से वो P निकालना और कुछ नहीं दिया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट तो नोन है। ओके, और मोमेंटम दिया है तो आपको एनर्जी निकालना है फोटॉन की। तो ये P इज इक्वल टू A अपान C, और P के जो अपने फार्मूले हैं तो वो आप जानते हैं, एक तो ये होता है H अपान लैम्डा होता है, जहाँ ये लैम्डा डिब्रॉगली वेवलेंथ है और H प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस टाइप से, और अगर M और C के रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इस जो मॉडर्न फिजिक्स में इसकी जो यूनिट हम लेते हैं वो एक्चुअली क्या है कि मैकेनिक्स में तो जो यूनिट ली जाती है वो आपको पता है kg मीटर पर सेकेंड, ये मैकेनिक्स में यूनिट ली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो यूनिट ली जाती है मॉडर्न मतलब एटॉमिक और न्यूक्लियर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर में हम जो यूनिट लेते हैं मोमेंटम की P क्या है लीनियर मोमेंटम
ये लीनियर मोमेंट। इसकी यूनिट हम क्या लेते हैं, ईवी में, ईवी में जूल होती है, ठीक है ना। और जूल में अगर हम क्या कर दें, ये देखिए ये क्या है, अभी आप देख रहे थे ना E/C, ई का है में जूल में है और नीचे का है से मल्टीप्लाई कर दें C से, तो EV/C जो है इसकी यूनिट ले लेते सीधा सीधा इससे। ओके, तो हमको इसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, कन्वर्ट करेंगे तो यही आ जाएगा। तो लीनियर मोमेंटम की ये यूनिट है, यूनिट EV/C, ये एटॉमिक और न्यूक्लियर में लेते हैं क्योंकि एनर्जी ईवी में दी रहती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट दी रहती है, तो अपना सीधा सीधा EV/C में ही फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ये इसमें फोटॉन से संबंधित हो गया। अब देखते हैं, एक टर्म है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैसे समझें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए ये लाइट पड़ रही है, ये लाइट पड़ रही, इसकी एनर्जी कितनी है E, और ये कितने सरफेस एरिया पर पड़ रही है, S सरफेस एरिया पर। ओके, और पर सेकेंड जो है ये एनर्जी इससे इस पर कितनी पड़ रही है, पर सेकेंड। तो क्या है कि ये इंटेंसिटी जो आई है वो बेसिकली क्या है, एनर्जी है, और क्या है ये पर यूनिट एरिया है, पूरे एरिया से नहीं है, पर यूनिट एरिया से हम काहे से डिवाइड कर देंगे, S। S क्या है यहाँ पर, S जो है एरिया ऑफ सरफेस है, जिससे एरिया ऑफ सरफेस जिस पर लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट है देखिए इंसिडेंट हो रही है S सरफेस एरिया पर। ओके, तो पर यूनिट सरफेस एरिया एनर्जी कितनी इसमें इंसिडेंट हो रही, तो ये एनर्जी हो गई, ये सरफेस एरिया हो गया, और नीचे T और कर लीजिए टाइम, क्योंकि हमें पर सेकेंड लेना है। तो इससे डेफिनीशन क्या, देखिए इसकी यूनिट क्या बन गई, जूल पर सेकेंड, और ये सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर। यहाँ पर SEC लिख दे, नहीं SS कन्फ्यूजन हो जाए। और जूल पर सेकेंड का दूसरा नाम सभी को पता है क्या होता है, वाट। वाट को हम कैपिटल से लिखते हैं, तो ये हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जूल पर सेकेंड जो होता है वाट, वाट को जब स्पेलिंग में लिखेंगे तो स्मॉल से लिखेंगे क्योंकि साइंटिस्ट नेम, सिंबॉलिकली कैपिटल से लिखेंगे। ओके, तो इंटेंसिटी की जो यूनिट है बेसिकली आप देख रहे हैं वाट पर मीटर स्क्वायर, चाहे जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर करें, चाहे वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी डेफिनीशन क्या बन गई, तो इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट लाइट एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड है। यानी किसी सरफेस पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया जो लाइट एनर्जी इंसिडेंट कर रही है उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये फ्लक्स है, क्या है, रेडिएशन फ्लक्स है, रेडिएशन फ्लक्स कहें, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे फोटॉन फ्लक्स भी कहते हैं इसको, इंटेंसिटी पावर डेंसिटी भी इसे कहते हैं, और एनर्जी डेंसिटी। तो ये नाम लिख लीजिए, इसके क्या क्या नाम है इंटेंसिटी के, पावर डेंसिटी। पावर का मतलब होता है जो लाइट
आपकी इंसिडेंट कर रही है उसका पावर है। और जब डेंसिटी शब्द लग जाए तो आप समझ लीजिए पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इसी को हम फोटॉन फ्लक्स भी कहते हैं, फोटॉन फ्लक्स। चाहे ये नाम कहिए चाहे ये सब एक ही हैं, इसका मतलब इंटेंसिटी है और इसकी यूनिट ये वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। ओके, तो ये हो गया फार्मूला आपका। अब एनर्जी को आप चाहें तो चूंकि ई को फोटॉन एनर्जी से लिखे इसलिए यू से भी लिख सकते। यू यहाँ क्या है, यू जो है वो एनर्जी वैल्यू है, एनर्जी ऑफ लाइट। ई को चूंकि आपने यहाँ भी यूज कर लिया फोटॉन की एनर्जी से, क्योंकि एक ही फोटॉन नहीं होगा। तो अब देखिए फोटॉन का कॉन्सेप्ट देखा जाए जरा, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये तो अभी हम हटा नहीं सकते हैं, फिलहाल इधर का हटा दें। तो अब देखिए अगला जो है वो है फोटॉन। फोटॉन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप? नंबर 3 फोटॉन। तो देखिए नंबर ऑफ फोटॉन सबसे पहले आप समझ लीजिए, नंबर ऑफ फोटॉन। नंबर ऑफ फोटॉन में क्या है कि एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, वन फोटॉन। ओके, ये एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। और ऊपर क्या है, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, टोटल इंसिडेंट एनर्जी। जो टोटल इंसिडेंट एनर्जी है उसमें से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दीजिए। एक तरीके का ये मान लिया जाए कि अगर ये U है एनर्जी और एक फोटॉन की एनर्जी आपने क्या पढ़ी, h न्यू, तो इससे आप नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट कर लें। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स का कैलकुलेट, ये बहुत पूछा जाता है। अब आइए जरा इसको पावर से कैसे कैलकुलेट किया जाए। पावर क्या होती है, देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर सेकेंड इमिशन होगा जिसको कहते हैं फोटॉन फ्लक्स, फोटॉन फ्लक्स। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, इमिटेड पर सेकेंड। ये तो पर सेकेंड जो है, पर सेकेंड जो पावर इमिट होता है, क्या इमिट होता है, पावर, POWER, पावर अपान क्या हो गया, फोटॉन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन। फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए पावर को, तो पावर की यूनिट देखिए क्या होती है, पावर की क्या होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आपने काहे से डिवाइड किया, जूल से, ठीक है ना। और ये ऊपर क्या लिखा हुआ, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, नीचे मीटर स्क्वायर और ये जूल है, तो जूल जूल कट गया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड निकला है। ये सेकंड है, आप एक सेकंड में कितने फोटॉन निकल आएंगे। तो फोटॉन फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर, ये किसका पावर है, सोर्स का, सोर्स जिससे लाइट आ रही है। जैसे 100 वाट का बल्ब है तो ये 100 वाट उसकी पावर हो गई, P, यानी सीधे सीधे एक तरीके का ये कर लीजिए, P/h न्यू निकाल लीजिए ये, तो ये क्या हो जाएगा, फोटॉन फ्लक्स हो जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया,
पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है ये निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर आपको सम डिस्टेंस पर निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन फ्लक्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि यही काम करेंगे। जैसे ये मान लीजिए ये सोर्स है, इससे ये निकल रही हैं रेडिएशंस चारों तरफ। आर डिस्टेंस पर फ्लक्स क्या होगा, तो आर डिस्टेंस पर फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इसका एरिया कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों भाई, तो इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे, पावर पी अपान क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया से भाग देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट हो जाएगा, उसकी बल्कि इंटेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। फोटोन फ्लक्स या इंटेंसिटी दोनों बातें एक ही है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और इन्हीं का उपयोग हम यहाँ ऊपर भी करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। एक चीज़ हम आपको फिर से रिमाइंड करा देते हैं, जो इस चैप्टर की बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़ी नीड है। जनरली क्या होता है, जो इंसिडेंट लाइट है, एक ये 5वां फार्मूला समझ लीजिए हमारा। तो ये क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि जो हमने फार्मूला एनर्जी का कैलकुलेट किया, वो आपको बताया था कि SC अपॉन लैम्डा से करेंगे, ओके। फिर इसको EV में बदलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है, ये एक फार्मूला है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि SC अपॉन E कर लेते हैं और फिर यहाँ E कर लेंगे, लैम्डा अपनी जगह रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और SC अपॉन E की वैल्यू मैंने आपको कितना बताया था, 12375। कुछ बुक्स में इसको 400 भी ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, कहीं पूरी डिजिट रखी गई ये कांस्टेंट्स की। भाई 6.6 रखते हो, उसमें और 2-3 डिजिट हैं। 9.8 मास में रखते हो, 9.1 इस तरीके से E में भी पूरी डिजिट नहीं रखते हो, तो ये आपका ये 12400 भी चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अपान आपने लैम्डा कर लिया, तो ये काहे में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इससे एनर्जी आपकी कैलकुलेट होगी। अब अगर आप इसको चाहे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, तो फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला क्या होता है, 4.136 इंटू 10 की पावर -15, ओके। अब चूंकि लैम्डा से डिवाइड हो रहा है, तो न्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, न्यू। ये न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर वेवलेंथ दिया है, तो इससे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी काहे में आएगी, ईवी में। अब भी ईवी में आएगी, ईवी में अब भी आएगी। बट अब लैम्डा नहीं दिया है, तो क्या दिया है, न्यू। और न्यू हमेशा पावर कितने में दिया रहता है, पावर +15 में। यहाँ -15 है, तो ये 15 क्या हो जाएगा, बैलेंस। और अब भी ये काहे में आ जाएगा, ईवी में आएगा। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस और यहाँ पे लैम्डा किस में रखेंगे, एंगस्ट्रॉम में। और न्यू काहे में रखेंगे, हर्ट्ज में। समझ रहे हैं ना। मतलब अगर हम इसको और बढ़िया तरीके से लिखें, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ई काहे में कैलकुलेट होगा, ईवी में, ओके। और ये क्या है, 12400 या 375, 25 कम ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिससे भी करें। और लैम्डा जो है वो एंगस्ट्रॉम में लिखना है, ओके।
ये ईवी में लिखा ही है। देखिए अगर आपको दूसरे वाले से कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 4.136 इंटू 10 की पावर, ध्यान रहे ये -15 है, पावर फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। और ये ईवी में है ही, ठीक है ना। यहाँ पे हमने न्यू लिख दिया, लेकिन न्यू काहे में रहेगा, हर्ट्ज में। न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ये जगह जगह आपको काम करेगा, बिना इसके काम ही नहीं चलेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं इन न्यूमेरिकल्स में। आइए देखिए, पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, एनर्जी इन ईवी, मोमेंटम, मास ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ फोर्स। देखिए वेवलेंथ दिया इंसिडेंट एनर्जी का, ये देखिए वेवलेंथ दिया, सीधा ये फार्मूला लगाइए, यानी कि 4 से इसको डिवाइड कर दिए, आपके सामने आंसर आ जाए। कितना, 1 2 3, कितना है, 3 है। तो 3 में यहाँ डेसिमल लगा लीजिए, यहाँ पे लग गया, ठीक है ना, बोलो 3। और 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। बस कुछ नहीं करना, ईवी लिखना है, ये ईवी में आ रहा, यानी आंसर हमारा आ गया ओरल। तो ये देखिए पहला आंसर हमें मिल गया, फर्स्ट 3.1 ईवी का आंसर। ओके, पूछा क्या गया था हमसे, फ्रीक्वेंसी, हमने क्या निकाल लिया, एनर्जी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो जब लैम्डा दिया है तो एक फार्मूला होता है वी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 हो गई। लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की दिया है 4000, एंगस्ट्रॉम दिया 10 की पावर -10 यहाँ लिखेंगे। ओके, तो ये 3/4 का क्या होती है, फ्रैक्शन बोलो 0.75, 10 की यहाँ -10 -3 -7 ऊपर जाएगा 15, क्यों भाई, तो 15 में लिख दीजिए, 10 की पावर 15। यहाँ पे कितने में लिखा था, 15 में, तो ये आ गया क्या, 15 हर्ट्ज में। अगर आपको एक कम करना तो 75, इसको बढ़ाया तो इसको घटा दीजिए, ठीक है ना। तो सेकंड आंसर हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब देखिए क्या करना है हमें, फिर और क्या क्या पूछा, मोमेंटम। जब हमें एनर्जी मिल गया है ईवी में, तो हमें मोमेंटम इसमें सी से डिवाइड करना है। देखिए बहुत अच्छा है, इसमें हम क्या कर देंगे, सी से डिवाइड कर देंगे। तो सी से आप डिवाइड करेंगे तो P = E/C। ई और सी एक ही रेंज के हैं, ये 3.1 ईवी है और ये अपान सी, तो ईवी अपान सी में ही निकाल लीजिए, करना ही नहीं है कुछ, यहाँ आपको बताया गया था EV/C यूनिट में निकाल लीजिए। तो ये आ गया क्या, 3.1 EV/C। किसका आंसर, सी का 3.1 EV/C, ये आंसर है मोमेंटम का। ओके, तो ये आपका सी नहीं, ये बी वाला आंसर है, और ए वाला आपका ये निकल आया था, ये देखिए यहाँ, ठीक है ना। तो अब क्या बचा फिर, मास ऑफ फोटोन, मास कैसे निकालेंगे, चाहे जिससे निकाल लीजिए, आपके पास बहुत डाटा है मास निकालने के लिए, ठीक है ना। एक तो चाहे तो P = mc से निकाल लीजिए, नहीं आपका मन है तो देखिए m बराबर फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, एक तो ये है कि E =
P इक्वल टू MC से निकाल लीजिए, E इक्वल टू MC² से निकाल लीजिए, जिससे मनो निकाल लीजिए मास। ठीक है ना, P आपको पता है, E भी पता है, सब कुछ मालूम, कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो चलिए इसको हटा दें। अब ये सॉल्व हो गया हमारा। इस तरीके के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। 100 वाट पॉइंट सोर्स है, एक बल्ब लगा है। ये कितने वाट का है? ये जो है 100 वाट का है। इससे क्या लाइट जो निकल रही है ये, तो 100 वाट का मतलब पर सेकेंड इतने जूल एनर्जी निकल रही। तो क्या क्या पूछा है, और वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। इसकी लैम्डा जो है 6000 दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम, और P दिया है 100 वाट। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन। तो देखिए अभी आपने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स ए, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे, बोलो पावर में से किससे भाग लगा देंगे, एक फोटॉन की एनर्जी से, P/E कर दीजिए बस। एनर्जी तो ये भी है, एनर्जी ये भी है, ये एक फोटॉन की है। E ऑफ 1 फोटॉन, 1 फोटॉन। तो देखिए E एनर्जी कट जाएंगे तो पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटॉन से मिल जाएंगे आप। आइए देखते हैं। 100 वाट की जगह हम बढ़िया सा लिख दे जूल पर सेकेंड, क्यों भाई? तो और E फोटॉन लैम्डा 6000। फिर वही काम करिए कि E जो है पहले कैलकुलेट कीजिए, कितना बताया था आपको, 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो 12400 अपॉन लैम्डा 6000 हो गया। तो यहाँ डेसिमल लग गया, तो बोलो कितना आएगा, 2.06। ये ईवी आया है, और एक ईवी में कितना एनर्जी होती है आपको सबको पता है, क्योंकि यहाँ जूल में रखना है। तो 2.06 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
96, 16 2 जा 32, डेसिमल 1 2 3 यहाँ पे लग गया, ठीक है ना। तो लमसम मान लो 3.3 जूल हो गए। हाँ, -19 तो है ही है, यहाँ पर रहेगा 10 की पावर -19, ठीक है, 10 की पावर -19 इतने जूल हो गए। ये यहाँ उठा के रख दो, तो 3.3 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो देखिए जूल जूल कैंसिल हो गया, तो केवल एक संख्या पर सेकंड आ गई, फोटोनिक संख्या, नंबर, ठीक है ना। तो इसमें से आंसर देखिए कितना आ रहा है, आंसर बताइए। करीब आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर आ गया 20 पर सेकेंड। इतने फोटॉन्स पर सेकेंड जो है इमिट करें, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है ना। ये फोटोन फ्लक्स नहीं बोलेंगे इसको आप, क्योंकि ये पर सेकेंड फोटोन। फ्लक्स के लिए जो है एरिया से डिवीजन मस्ट है, ठीक है ना। ये रेट ऑफ फोटोन हो सकता है, किस रेट से फोटोन्स इमिट कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करें। ए हो गया टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड कैलकुलेट हो गया,
बी फोटोन फ्लक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम सोर्स। अब देखिए यहाँ पे आ गया फोटोन फ्लक्स, तो फ्लक्स का मतलब एरिया से डिवाइड करिए। ओके, तो एरिया से डिवाइड करने में क्या होगा, देखिए यहाँ से 5 मीटर पर, कितने पर, r = 5 मीटर पर जो है हमें कितना, एक स्फीयर जो बनेगा 5 मीटर पर, ये जो बनेगा, इससे जो पास होगी लाइट, तो वो क्या हो जाएगी, वो एक इंटेंसिटी टर्म हो गया। फोटोन फ्लक्स जो है क्या है, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। तो ये हो गया क्या, पावर है, यानी पर सेकेंड इतने जूल एनर्जी निकल रही है, और 4πr² से और डिवाइड कर दो, क्योंकि ये स्फीयर जो होगा इसका सरफेस एरिया 4πr² होगा। तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, अगला देखिए फोटोन फ्लक्स, ये हो गया, भी 2 ही है। अगला देखिए, तो अब सन वाला क्वेश्चन देखिए आप, सन डिलीवर्स अबाउट, ये क्वेश्चन और बढ़िया है। देखिए आपकी, ये कह रहे हैं आपका ये मकान बना है, ये सूर्य भगवान, इससे जो है छत पर एक पर्टिकुलर एरिया पर जो है, ये एरिया है रूफ का, इस पर जो लाइट पड़ रही है, ठीक है ना। तो जो लाइट पड़ रही है डायमेंशन है आपकी छत का, 8/20 में लाइट पड़ रही है। ओके, तो और इसकी जो ये इंटेंसिटी है लाइट की, E = 1.4 kW/मीटर²। के माने क्या होता है, 1000, तो ये हो गया 1.4 × 10⁻³ W/मीटर²। ये इंटेंसिटी है। टोटल पावर इंसिडेंट ऑन ए रूफ ऑफ डायमेंशन इतने, ठीक है ना, इस एरिया में। तो देखिए जो इंटेंसिटी होती है, अभी आपने इंटेंसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा था, U/ST, ये U/ST ही तो पढ़ा था ना। तो हमसे उन्होंने क्या पूछा, इंटेंसिटी दिया है, U/T भी दिया है, ये पावर है, ये E है, ये पावर है, दिया है, क्या दिया है, इंटेंसिटी। अच्छा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल पावर इंसिडेंट ऑन ए रूफ, U/T कैलकुलेट करना है। क्यों भाई, U/T, पावर मतलब क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड। तो U/T हो गया, ये P/S हो गया, तो P = हो गया SI। S का ये आपका डायमेंशन किया दिया है 20 × 8, ये मीटर² हो गया, और I की वैल्यू आपके सामने है, ये E नहीं I है, 1.4 × 10⁻³ Wm²/मीटर²। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आप देखिए सीधे सीधे आपका आंसर काहे में आ रहा है, वाट में, तो यही पावर है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 160 × 1.4, बताइए आंसर जल्दी। ये इतना वाट आ गया, जीरो खत्म हो जाए, 224 × 10⁻³ वाट, ये आंसर हो गया। और आंसर को यहाँ डेसिमल लगा के यहाँ क्या कर दी, 5, क्योंकि फिजिक्स में जो आंसर लिखा जाता है 1 अंक के बाद डेसिमल लगा के लिखा जाता है, ये एक कल्चर है, नियम है इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या पूछा गया है, 1 आवर में सोलर एनर्जी इंसिडेंट इन 1 आवर। तो देखिए ये जो है जूल पर सेकेंड है, इसको आप क्या समझेंगे, जूल पर सेकेंड। ओके,
तो बस इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सोलर एनर्जी क्या हो जाएगी, जो लाइट सन से आ रही है सोलर एनर्जी, वो यू ही मान ले हम, तो PS कर दें हम, क्यों भाई, तो PS कर देंगे तो अपने आप है S की जगह नहीं PT करेंगे, PT। और टाइम कितना दिया, 1 आवर का मतलब यहाँ पे 3600 सेकेंड में रखेंगे, तो ये जूल सेकेंड कट जाएगा, जूल में आंसर आ जाएगा। ओके, और कोई है इसमें, द रेडिएशन प्रेशर एंड फोर्स एज्यूमिंग परफेक्ट ऑब्जर्वर। तो देखिए बस एक ये क्वेश्चन रह गया, ये प्रेशर को समझिए। देखिए किसी के ऊपर अगर कोई पार्टिकल टकराएगा तो ये मान के चलिए कि उसके ऊपर एक प्रेशर भी लग रहा है। जब आपने देखा बरसात के दिनों में आपके ऊपर ओले गिरते हैं तो वो प्रेशर समझ में आता है, रेडिएशन का प्रेशर नहीं आपको समझ में आ रहा। तो देखिए प्रेशर का फार्मूला हम आपको बता दें, प्रेशर P इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होगा, अगर पावर में हम C से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी अपॉन C। अब देखिए बहुत फिट बैठेगा, इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर होगी, और C वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, तो और ये ऊपर क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, नीचे मीटर स्क्वायर मीटर, और ये सेकेंड ऊपर, सेकेंड से कट गया। अब जूल को क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर है, और ये मीटर स्क्वायर मीटर कट गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया है। तो ये इंटेंसिटी पर C है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट C करके रख के और आंसर क्या लिख देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी तो दी हुई है ना, 1 पॉइंट कितनी दी थी, बोलो, 1.4 × 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर थी ना, ये यही तो थी। 3 × 10⁸ से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर नोट कर लीजिए। हाँ बोलो, हाँ -6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ। बस ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, जो प्रेशर है वो इंटेंसिटी अपॉन C है। ओके, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।